सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो ये है एमजीएम का क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेम का। आई होप सो फर्स्ट सेमेस्टर का ही होगा। ये थर्ड पीरियोडिकल एग्जामिनेशन है। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री का पेपर है, ये एमजीएम मेडिकल कॉलेज का। तो धीरे धीरे इन सभी टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा। बट जो मैं आज पढ़ रहा था, जिस टॉपिक पे स्टडी कर रहा था आज मैं, वो था नियोनेटल जॉन्डिस। सो मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक में पढ़ाई अभी पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना लेता हूँ। सो आपको कैसे वीडियो लगती है ये देखिए आप, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो आज का डिस्कशन रहेगा हमारा नियोनेटल जॉन्डिस के ऊपर। तो आइए देखते हैं। सो नियोनेटल जॉन्डिस अक्सर होता कब है? सो इट इज़ कॉज ड्यू टू एलिवेटेड लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्लड। ठीक है। सो ब्लड स्ट्रीम में जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है, तब नियोनेटल जॉन्डिस न्यूबॉर्न्स में देखने को मिलता है। ये कॉमन है, उतना भी कुछ रेयर डिजीज़ नहीं है ये। ठीक है। जो एक्चुअली होता क्या है, बिलिरुबिन कब रिलीज होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होने पर, जब भी रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है, तब बिलिरुबिन रिलीज होता है। सो यहाँ पर वो लिखा हुआ भी है, देखिए, आरबीसी व्हेन ब्रोकन डाउन इट रिलीजेस बिलिरुबिन। और ये जो बिलिरुबिन रिलीज होता है आरबीसी के ब्रेकडाउन पर, ये एक्चुअली में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है। ठीक है। और ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एल्बुमिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और सीधा लिवर में चल जाता है। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग से आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ और जो बिलिरुबिन रिलीज हुआ उसे हम लोग बोलेंगे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। फिर वो एल्बुमिन के साथ बाइंड करेगा और सीधा ट्रेवल करके लिवर तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अब जैसे वो लिवर पे पहुंचा, वो वाटर सॉल्युबल बन जाएगा। ठीक है। तो ये जर्नी कब, कहां से कहां तक, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का एल्बुमिन के साथ बाइंड करना, फिर लिवर में जाके वाटर सॉल्युबल बन जाना, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है। और उसी तरीके से एक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस, कॉन्जुगेशन प्रोसेस के बाद कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन गया। और ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अब क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा जीआई ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है। बाइल डक्ट एंड जीआई ट्रैक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, एक्सक्रीटेड इन द जीआई ट्रैक्ट थ्रू द बाइल डक्ट एंड लीव्स द बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न थ्रू स्टूल। तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ये एक्सक्रीट नहीं किया जा सकता है डायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्टली। तो इससे पहले कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को न्यूबॉर्न के बॉडी से स्टूल के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। ठीक है। सो हैव अ नोट ऑफ इट। सो ये जो पूरा प्रोसेस है कॉन्जुगेशन का, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है या कुछ भी हॉल्ट होता है या कुछ भी दिक्कत आती है, तो हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो सकता है। ठीक है। और उस हाइपर बिलिरुबिनेमिया जो है वो न्यूबॉर्न में बहुत ही कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा था कि आरबीसी के ब्रेकडाउन से ही बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ रहा है, तो न्यूबॉर्न में आरबीसी का मात्रा ही बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। और न्यूबॉर्न का लिवर भी बहुत कमज़ोर रहता है इस कॉन्जुगेशन प्रोसेस को अंजाम देने के लिए। ठीक है। तो न्यूबॉर्न में हाइपर बिलिरुबिनेमिया बहुत ही कॉमन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो फ्री अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ये ब्लड स्ट्रीम में जब आ जाता है, तो ये क्या होता है, ये एक लिपिड सॉल्युबल चीज़ है। ठीक है। सो दिस फ्री अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज एक्चुअली लिपिड सॉल्युबल। मतलब अगर कोई भी चीज़ लिपिड सॉल्युबल है, तो वो इस बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस इजीली कर सकता है। ठीक है। सो बीइंग लिपिड सॉल्युबल, द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैन इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड डिपॉजिट इन द ब्रेन। ये जैसे ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, ये ब्रेन में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। और पैथोलॉजिकल हाइपर बिलिरुबिनेमिया में क्या होता है, एनफ फ्री अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन डिपॉजिट्स इन ब्रेन एंड कॉज कर्निक्टेरस। तो पैथोलॉजिकल हाइपर बिलिरुबिनेमिया एक कंडीशन है, वहां पे क्या होता है, वो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है फ्री ब्लड स्ट्रीम में, वो सीधी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल है। ठीक है। और वो जाके ब्रेन में डिपॉजिट हो जाएगा और क्या कॉज करेगा, कर्निक्टेरस। ये एक डिजीज है जिसमें क्या क्या सिम्टम्स है, हियरिंग लॉस हो जाता है, ब्रेन डैमेज कॉज कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल और एबनॉर्मल लेवल्स जो है बिलिरुबिन के, वो डिपेंड किस किस चीज़ पे करेगा। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉर्मल और एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन डिपेंड्स ऑन द बेबीज आवर्स ऑफ लाइफ
एंड रिस्क फैक्टर्स विच इंक्लूड आरबीसी ब्रेकडाउन एंड एसिडोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल और एबनॉर्मल लेवल्स जो होंगे बिलीरुबिन के वो डिपेंड डायरेक्टली करेंगे बेबीज के आवर्स ऑफ लाइफ, मतलब वो कितने समय में जन्मा है, उसका भी क्या किस टाइम से बर्थ हुआ है, उसका जो आवर्स ऑफ लाइफ है उस पर, और रिस्क फैक्टर्स पे कि आरबीसी ब्रेकडाउन कितने तेजी से हो रहे हैं, उसका रेट क्या है, फिर एसिडोसिस पे भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, सो हैव अ नोट ऑफ इट। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ न्यूबॉर्न डेवलप्स जॉन्डिस इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, और इज डिटरमाइंड टू हैव एबनॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन, अगर ये कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं एक न्यूबॉर्न में कि उसे जॉन्डिस हो गया फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ में, या फिर उसके जो बिलिरुबिन लेवल्स है वो बहुत हाई हैं, तब हमें क्या करना होगा? देन इमीडिएटली बिगिन वर्क फॉर पॉसिबल सेप्सिस एंड ब्लड ग्रुप इनकॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमीडिएटली हमें वर्क करना होगा उस पॉसिबल सेप्सिस को क्योर करने के लिए, पॉसिबल सेप्सिस के ऊपर, और ब्लड ग्रुप इनकॉम्पैटिबिलिटी के ऊपर भी काम करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि जो ये नियोनेटल जॉन्डिस होता है, ऑकर करता है न्यूबॉर्न में, ये किन किन कॉजेस से हो सकता है, अदर कॉजेस इसके क्या क्या है। सो पहला है G6PD डेफिशिएंसी। अब ये G6PD है क्या? इसका फुल फॉर्म है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी के कारण नियोनेटल जॉन्डिस हो सकता है। अब ये जो G6PD डेफिशिएंसी है, ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है जो यूजुअली मेल्स में दिखते हैं। ठीक है, सो इसके डेफिशिएंसी की वजह से भी नियोनेटल जॉन्डिस हो सकता है। सेकेंड कॉज क्या है? हाइपॉक्सिक लिवर इंजरी। हाइपॉक्सिक लिवर इंजरी के कारण भी नियोनेटल जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। और तीसरा है डिहाइड्रेशन। सो ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, G6PD डेफिशिएंसी, हाइपॉक्सिक लिवर इंजरी एंड डिहाइड्रेशन। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ तो होगा। सो ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में क्या होता है? पहला है फोटोथेरेपी। ठीक है, तो फोटोथेरेपी एक्चुअली होता क्या है? फोटोथेरेपी में हम लोग लाइट का यूज करते हैं उस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करने के लिए। ठीक है, सो ब्लड स्ट्रीम में जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था, जिसकी वजह से हाइपर बिलिरुबिनेमिया कॉज हो रहा था, उसको अगर हम लोग फोटोथेरेपी यूज करके, एक लाइट सोर्स को यूज करके उसको कॉन्जुगेट कर दें फ्री बिलिरुबिन को, और उसका सिक्रीशन को बढ़ा दें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, तो वो तो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और खत्म प्रॉब्लम। ठीक है, तो वही लिखा हुआ यहाँ पर, यूज लाइट टू कॉन्जुगेट दी फ्री बिलिरुबिन एंड इंक्रीज इट्स सिक्रीशन। अच्छा, अब एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो है ये सेकेंड ट्रीटमेंट है। ये कब हम लोग यूज करते हैं? ये यूज करते हैं ओनली इफ द केस इज सीवियर केसेस में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, नहीं तो अगर नॉर्मल केसेस हैं तो फोटोथेरेपी यूज करके हम लोग कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल को बढ़ाकर उसे एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और क्वेश्चन पेपर के जो और भी क्वेश्चंस हैं, सभी टॉपिक्स पे धीरे धीरे मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।